कि वृक्ष पानी क्योंकि वृक्ष पानी शुद्ध हवा जीवन जीने की है अनमोल दवा। राधे राधे सभी को। मैं सुशीला फरमानिया, खेतराजपुर शाखा सदस्य, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इन दवाओं की कितनी आवश्यकता है इसका हमें आभास हो रहा है और हम सब पर्यावरण बचाओ संघर्ष के प्रति जागरूक हो रहे हैं। आज हमें बड़ी खुशी है कि इस कारण आज इन विषयों के ऊपर हम चर्चा के लिए सब एकजुट हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। धरती हमारी माँ है और हमें अपने आंचल में लालन पालन कर रही है। अपनी छत्र छाया में रखे हुए तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है हम अपनी माँ का ध्यान रखें। इसके परिवेश को सुरक्षित रखना, जल, नभ, हवा हम मनुष्यों के लिए ही तो बने हैं। यह हमारा धन है, इसे सुरक्षित रखना हम सबके लिए लाभान्वित ही होगा। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम पर्यावरण की धरोहर छोड़कर जाएं। हर मनुष्य का कर्तव्य है इसकी देखरेख करें। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन यही संदेश पहुंचाने की कोशिश में हमेशा लगी रहती है और जागरूकता फैलाने में लगी रहती है। आज का वेबिनार इसी श्रृंखला की एक कड़ी है और आज इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ हम हमारी प्यारी सी मनमोहक मुस्कान देने वाली, हम सबका मन मोहने वाली श्रीमती शारदा लाखोटिया जी से शुरुआत करना चाहेंगे। गणपति वंदना के लिए उन्हें आमंत्रित करती हूँ। शारदा जी लाखोटिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी। मैं एक गणेश जी का श्लोक के साथ में अपने विघ्नहर्ता गजानन महाराज सबके विघ्न हरो, सबसे पहले तो यही कहेंगे गणेश जी से कि बहुत हो गया है, अब तो हमारे सबके कष्ट हरो और इस कोरोना को आप अपने सूंड में संभालो, सूंड में संभालो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बहुत धन्यवाद रेखा जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने हमेशा ही इतना शुद्ध उच्चारण आपका रहता है कि मनमोहक अंदाज में गणेश जी को आपने मनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम विश्व जन कल्याण के लिए प्रार्थना करने की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे उड़ीसा प्रांत की सह सचिव श्रीमती स्नेहा जी के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट है, उपाध्यक्ष है। अच्छा, ओके, मैंने भेजा तो था आपको। अच्छा, हमारी उपाध्यक्ष स्नेहा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, वह सम्मेलन की प्रार्थना को अपने स्वर प्रदान करें। स्नेहा जी। स्नेहा जी, आपको मेरी आवाज सुन रही है? आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो सूट में। हाँ, स्नेहा तो इसमें दिख ही नहीं रही है भाभी, उसको तो आप कर लीजिए ललिता जी। अभी बहुत एक्सरसाइज की सुशीला जी कर रही हैं। नहीं कर रही हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। ललिता जी कर रही हैं और विनीता जी कर रही हैं। हाँ, और रेनू जी। स्नेहा जी है क्या? हाँ। स्नेहा जी स्नेहा जी को को-होस्ट तो बनाया था पर वो निकल गई है लग रहा है। आप करो ललिता जी। ललिता जी आप बढ़ाइए आगे। हाँ, अपना सम्मेलन का प्रार्थना है और इसमें सबको मन की शक्ति देने के लिए ही ये प्रार्थना की जाती है। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना।
धन्यवाद ललिता जी। हम आधा मिनट का मौन जो हमारे कोरोना में सभी अपने और परिवार के या शहर के या देश के जो परलोक सिधार गए हैं, उन सब की शांति के लिए, विश्व में सभी की शांति के लिए मौन रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। राधे राधे भाभी, मैं स्नेहा। आप अनम्यूट नहीं किए मेरे को, मैं थी स्क्रीन पे, होस्ट की तरफ से अनम्यूट नहीं था। कोई बात नहीं, अब तो प्रार्थना हो गई। लेकिन आप तो को होस्ट थे ना, को होस्ट तो अपने आप कर सकता है स्नेहा। नहीं हो रहा था भाभी, मेरी तरफ से नहीं हो रहा था। ओके ओके, चलिए हम परिचय कराते प्यारी सी मुस्कान के साथ आपके सामने है। ये हमारे उड़ीसा प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं स्नेहा अग्रवाल जी। सबको मेरा राधे राधे। राधे 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 राधे। बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी स्माइल तो बहुत ही सुंदर है। वो खुद ही इतनी प्यारी है। दीदी ऐसे भी ये बहुत प्यारी है। आप लोग तो प्यार है। दिख रही है ना वो तो। अब मैं हमारी प्रांतीय अध्यक्ष उड़ीसा की ललिता अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगी, वह अपनी मीठी सी मुस्कान के साथ यहाँ पर उपस्थित इस जूम सभागार में सभी गणमान्य अतिथि और हमारी बहनों का अपना सबका स्वागत उद्बोधन दे उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी। सभी बहनों को राधे राधे। मैं प्रांतीय अध्यक्षा ललिता अग्रवाल आज के इस जूम सभागार में उपस्थित सभी बहनों का तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ हमारी मृदभाषी सौम्य स्वरूपा, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती शारदा दीदी जी जुड़ी हैं। मैं अपने हृदय तल से दीदी आपका स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच हमारी राष्ट्रीय सचिव रेखा जी व राष्ट्रीय पर्यावरण प्रमुख मधुलिका जी उपस्थित हैं। दीदी आप दोनों का आज इस सभागार में स्वागत व अभिनंदन है। हमारे साथ जुड़े सभी राष्ट्रीय व प्रांतीय पदाधिकारी बहनों का मैं तहे दिल से स्वागत व वंदन करती हूँ। सभी प्रदेश अध्यक्षाएं, शाखा अध्यक्षाएं व सभी बहनें उपस्थित को मेरा प्यार भरा नमस्कार व स्वागत है। आज के कार्यक्रम के आयोजक शाखा खेतराजपुर की अध्यक्षा निर्मला जी एवं आपकी पूरी टीम को तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। आज का अपना वेबिनार पूर्ण रूप से सफल हो। इस कार्यक्रम की कड़ी हमारी राष्ट्रीय बाल विकास प्रमुख सदा तत्पर रहने वाली सुशीला दीदी, आपका बहुत बहुत आभार व अभिनंदन। आज का यह कार्यक्रम आपके अथक प्रयास से ही संभव हो पा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज का प्रोग्राम के मुख्य वक्ता ग्रीन गुरु श्री दिनेश रावत जी ग्रीन मॉल कलकत्ता से व श्रीमती मीनाक्षी आस्थाना जी लाडली फाउंडेशन से हैं। आप दोनों का स्वागत व अभिनंदन। आप इस जूम सभागार के माध्यम से पौधों के द्वारा घर को सुंदर व स्वस्थ कैसे बनाएं एवं यदि चाहो निरोग रहना, भोजन सदा शुद्ध ही रखना विषय पर जानकारियां करवाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों, पर्यावरण व स्वस्थ विषय पर जानकारियां दी जाएगी। आशा करती हूँ आप सब इस कार्यक्रम का भरपूर लाभ अवश्य उठाएंगे। आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत ललिता जी, इतने सूक्ष्म रूप में आपने सभी का स्वागत किया अपनी मीठी सी मुस्कान के साथ। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ यहाँ पर हैं दिनेश जी रावत। उनसे बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करने के लिए उससे पहले मैं चाहूंगी हमारी खेतराजपुर शाखा की नेत्रदान प्रमुख बहन श्रीमती इंदु मुंद्रा जी
उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी हमें दें। उनका परिचय हमसे करवाएं। राधे राधे सबको। राधे राधे। Mr. Dinesh Rawat, versatile man, young man of 16 years, has dedicated himself to serving nature by helping and inspiring people to go green. He conducts live online courses of home gardening as a career, landscaping, mystery, and the nursery business, stabilizing and marketing. These are bringing massive change to create a green ecosystem. For his unique technique and the teaching known as the Green Guru. Apart from being an environmentalist, he has researched profoundly into the true history of India. He is a mind guru and success coach. 15 years back, he scaled down his lucrative business of international trading to serve humanity and nature. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद इंदु, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे ग्रीन गुरु दिनेश जी रावत का परिचय दिया। हम बहुत देर से जिनका इंतजार कर रहे हैं इस वेबिनार में, दिनेश जी रावत, अब आपको सुनना चाहेंगे। दिनेश जी, आप आए और पर्यावरण के विषय में इतने कम समय में आप जो जानकारी दे पाए हमें अवश्य दें। पधारे दिनेश जी, इस मंच में जूम सभागार में आपका स्वागत है। दिनेश भाई साहब, दिनेश भाई साहब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आप को होस्ट हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके। अच्छा, आवाज सही आ रही है? जी आ रही है। हल्की आ रही है? नहीं आ रही है भाई साहब, पूरी आ रही है। हाँ ठीक है। तो ऐसा है कि पहले मैंने ये मीटिंग का सब्जेक्ट दिया था, पौधों के द्वारा घर को स्वस्थ और सुंदर कैसे बनाएं। लेकिन कल का जब मैंने आप लोग का प्रोग्राम देखा और पुष्पा जी का प्रेजेंटेशन देखा, तो मैंने सोचा कि वो प्रेजेंटेशन जो मैं करने जाऊंगा वो बहुत ही बौना रहेगा। आप लोग का तो बहुत ऊंचा लेवल है और तो मेरे को तो फिर अपने को उठा करके उस लेवल पे करना पड़ेगा। और आज की मीटिंग में जब मैंने सुना कि आप लोग पर्यावरण के लिए इतना कंसर्न है, तब तो मैं और एक लेवल जंप हो गया हूँ कि आप लोग के संग तो फिर और नेक्स्ट लेवल पे मिल सकते हैं। और नेक्स्ट लेवल पे मिलने के लिए आपको ये टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको जरा सा शेयर कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा एक वेबसाइट है, प्रकृति बंधु, हवाओं का समझे इशारा। दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं। स्क्रीन में नहीं आ रहा सर। अभी आ रहा है? अभी आपका नाम आ रहा, हाँ अब आ रहा है, अब आ रहा है। तो ये एक मेरी वेबसाइट है, इसका नाम है प्रकृति बंधु और इसका मतलब फ्रेंड्स ऑफ नेचर। और इसमें बहुत काम मैंने किया है कि प्रकृति का संरक्षण कैसे करना है। यूनाइटेड नेशन वालों ने भी इसका वो लिया, आपको उड़ीसा के बहुत हैं, तो भुवनेश्वर के ही एक यूनाइटेड नेशंस के वो हैं, वो यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आए थे। तो इसके बारे में भी मैं आपसे आप लोग के संग बात करना चाहूँगा कि हम लोग की जैसे ये हर साल की एनुअल रिपोर्ट है, इसमें काफ़ी एक्टिविटी होती है। प्रकृति के ऊपर हमने बहुत सारे गाने बनाए हैं और ऐसे गाने बनाए हैं कि आप लोग से अच्छा प्लेटफॉर्म तो हो ही नहीं सकता है। और वो गाने ऐसे हैं कि सारी दुनिया में वैसा किसी ने सोचा नहीं है वैसे गाने बनाने का। वो मैंने 11 गाने बनवाए हैं, वो गाने भी मैं आप लोग के संग सबसे शेयर करूंगा। तो ये मेरा एक लेवल है। तो ये प्रकृति बंधु जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये
बहुत बड़े लेवल पे हमारा इसका प्लान है, और अब आप लोग से जुड़ के जो है मेरे को पूरी आशा है कि इस मिशन को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। हवाओं का समझे इशारा ने हमें पुकारा, ये सब यहाँ पे हम बहुत सारे एक्शन लेते हैं, पॉजिटिव एक्शन लेते हैं, ट्री प्लांटेशन का, ये इंस्टीट्यूट वगैरह का। तो ठीक है, अभी ये यहाँ पे ब्लाइंड लोग का जो है, ब्लाइंड बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आके मुक्त हो जाते हैं। जरा सा आप लोग के संग दिखा रहे हैं, ब्लाइंड बच्चे यहाँ पे आते हैं और उससे हम लोग को वैल्यू पता लगता है कि जो अंधे हैं वो भी प्रकृति को कैसे एंजॉय करते हैं। तो ये हुआ हम लोग के एजेंडे से बाहर की चीज है, लेकिन आप लोग सब पर्यावरण प्रेमी हैं, तो मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक भेजूंगा और इसमें मेरा मेंबरशिप का प्रोग्राम है, इसमें आप लोग सबके मेंबर बनिए। और ये सिर्फ आपका ग्रुप नहीं, पूरा इंडिया ही तो हमारा ग्रुप है ना। तो इसको जो है, इसमें इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है टू इंस्पायर पीपल टू लिव इन हार्मनी विद नेचर। और सिर्फ इंस्पायर बातों से नहीं, उनको हेल्प करना है, उनको क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या सीखना है, क्या क्या चीजें उनको समझानी है। हम यहाँ पे लाइव क्लासेस कराते हैं, लाइव प्रोग्राम्स कराते हैं, तो वो सब चीज के बारे में भी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का समय कम है और आज आप लोग सब गार्डनिंग के बारे में मेरा टॉपिक रहा। तो गार्डनिंग के बारे में मैंने जैसा आपको कहा कि कल पुष्पा जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया है, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन है, बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत ही एप्लीकेबल है। तो मैं वो सब चीजों को सबको बाईपास करूंगा, बाईपास करके कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा, कुछ क्रिएटिव आइडियाज। क्रिएटिव आइडियाज में 3 लेवल की चीज है। एक है जिनके छोटे छोटे घर जो फ्लैटों में रहते हैं, दूसरा है जिनके पास बड़ी जगह है, तीसरा है जिसके पास मीडियम जगह है लेकिन वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा आपको हाइड्रोपोनिक्स के बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा, वर्टिकल गार्डन के बारे में भी बता दूंगा, रूफटॉप टेरेस गार्डन के बारे में भी बता दूंगा, कुछ एक क्रिएटिव आइडियाज, रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में, कुछ टूल्स वगैरह के बारे में। तो इस तरीके का मैंने निश्चय किया है, तो मैं आपको उस तरह का प्रेजेंटेशन करूंगा। तो सबसे पहले जो है, जो इसका टॉपिक था मैं उसी पे आऊंगा कि हम लोग घर को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं। तो स्वस्थ बनाने में सबसे बड़ा वो है एयर प्यूरिफाइंग प्लांट। तो ये जो एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, इसके ऊपर जो है, पहले तो हम लोग यही सुनते थे कि पीपल का ये गुण है, नीम का ये गुण है, तुलसी का ये गुण है। तो ये हम लोग के सुनी सुनाई बातें थी। लेकिन नासा दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च की एजेंसी है, यूएसए की है, और जितने भी स्पेस में जितने भी मिशंस होते हैं, मंगल में, चांद पे, सारे के सारे ये लोग कंडक्ट करते हैं। तो इन लोगों ने प्लांट्स के ऊपर रिसर्च किया और 40 प्लांट को इन्होंने पूरा आइडेंटिफाई किया कि जो घर में से सारे टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करते हैं और घर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं। तो मैं आपको 5-7-10 मिनट में इसके बारे में बताऊंगा। मैं आपको कुछ लाइव प्लांट्स भी आपको दिखाऊंगा। तो हेल्प करो तो कुछ ऐसे प्लांट्स और बालकनी। अच्छा चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट आप लोग ने नाम सुना होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा चला के आपको दिखाता हूँ। हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है कि पानी के द्वारा इसको
चलाते हैं, पानी के द्वारा प्रोडक्शन करते हैं। तो जिनके पास कम जगह है वो इसको कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इसमें पानी की क्वालिटी बहुत बढ़िया लगती है और प्रॉपर इसका देखभाल करना पड़ता है। तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, कहीं भी बन सकता है। तो जो भी छोटे छोटे प्लांट हैं, हम लोग जो पत्ते खाते हैं, हर्ब्स वगैरह है, ये सब के लिए ये एक आइडियल मैं नहीं बोलूंगा, ये एक सजेशन है। जो लोग इसको करना चाहते हैं उसके लिए एक आइडिया है, और करें चाहे नहीं करें, आप लोग को इसका आइडिया होना चाहिए। दो नंबर हाँ तो देखो आपको भाई नहीं हो गया। अब जैसे जिसके छोटे छोटे जगह है, आवाज नहीं आ रही है भाई साहब आपकी। एक मिनट, अभी आ रही है? हाँ, अब फिर बंद हो गई। वीडियो की आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज आ रही है। वीडियो की आवाज नहीं आ रही है क्या? जी नहीं, वीडियो की आवाज नहीं आ रही भाई साहब। अब आपको आएगा। बालकनी में भी शेयर नहीं किया हुआ, अकाउंट शेयर किया नहीं। अब हम लोग बात करेंगे बालकनी के प्लांट्स के लिए। अभी ठीक है? क्या है, ज्यादातर लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं जी, बालकनी ही उनकी मेन जगह है। तो बालकनी में अधिकतर प्लांट रह जाते हैं, लेकिन जो छत पे रह सकते हैं, फुल सन में रह सकते हैं, वो नहीं रहेंगे। तो बालकनी में जो जो रह सकते हैं उसमें मैं आपको बताता हूँ, जो ज़्यादातर लोगों का फेवरेट है तुलसी। तुलसी आप बालकनी में रख सकते हैं, लेकिन आपको बालकनी में भी आप एक डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। बालकनी जिसमें जो है पूरब की जो धूप आती है वो धूप थोड़ी सॉफ्ट होती है, लेकिन वो धूप अगर पश्चिम से आती है तो धूप स्ट्रांग हो जाती है। तो अगर पश्चिम से धूप आने वाली बालकनी है और वहाँ पे 4 घंटा करीब धूप आती है, तो फिर बहुत सारे सेंसिटिव प्लांट वहाँ पे भी नहीं रहेंगे, बालकनी में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि पश्चिम से तो धूप आ रही है, वो आपका करीब 1 बजे से चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको एक जजमेंट लगाना पड़ेगा। देखिए, ये कोई प्लांट्स का जो काम है, ये कोई दवाई का फॉर्मूला नहीं है कि इसमें इतना डाल दिया इतना डाल दिया, या कोई कपड़ा बनाने का नहीं है कि इसको ऐसे काट दिया वैसे काट दिया। इसमें
दुनिया भर के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं और इसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी हर पल यूज़ करना है, अपना थॉट प्रोसेस हर समय यूज़ करना है, किस समय किस चीज़ को कहाँ से शिफ्ट करते हैं, किस समय क्या करते हैं। तो ये आप मेरा कोर्स करने के बाद भी जो है ये सेल्फ लर्निंग प्रोसेस चलता रहेगा। मेरा अभी तक चल रहा है, अभी भी कई प्लांट में जो है मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो ये बेसिक रूल है। तो बालकनी से मेरा क्या तात्पर्य है? बालकनी से मेरा तात्पर्य है शेडेड प्लेस रहेगा और धूप आएगी, थोड़ी आएगी, हवा आएगी। तो अब ये जगह सिर्फ बालकनी नहीं, ये आपका और कोई दूसरा बरामदा भी हो सकता है, आपके घर के एंट्रेंस का तरफ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आपके जिस जगह पे आपके बिल्डिंग की छाया पड़ती है और धूप नहीं आती है वो जगह भी हो सकती है। तो इस तरीके से आपको खुद अपने जजमेंट से इसको यूज़ करना है। तो यहाँ के प्लांट में ये एक है एंथूरियम। ये बड़ा प्लीजिंग प्लांट है, महंगा है और इसका फूल जो है 1 महीना तक रहता है। बहुत सुंदर प्लांट है। फिर ये सब है, ये एग्लोनिमा की वैरायटीज़ हैं। तो एग्लोनिमा की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। ये भी एग्लोनिमा है। फिर ये भी आपका एक तरह का एग्लोनिमा ही है। फिर ये अरे ये बीच में चल गया, लेकिन 2 मिनट चलने दीजिए। हवाओं का समझे इशारा, 5 तत्व ने हमें पुकारा। प्रदूषण का खेल न खेलो, अब तो अपनी आंखें खोलो। जलते विश्व को बचा लो। हवाओं का समझे इशारा, 5 तत्व ने हमें पुकारा। प्रदूषण का खेल न खेलो, अब तो अपनी आंखें खोलो। जलते हुए सॉरी, ये बीच में आ गया, अपना डाउनलोड हो रहा था, बीच में चल गया। शायद प्रकृति की पुकार थी कि आप लोग इसका झलक देखें, तो इसलिए मैंने इसको 1 मिनट चलने दिया। तो ये इस तरह के प्रकृति के मेरे 11 गाने बनवाए हुए हैं। तो एनीवे, कमिंग बैक टू, हम लोग बालकनी के प्लांट्स की बात कर रहे थे। फिर कुछ ये प्लांट्स हैं जो इंडोर के लिए हैं, घर के अंदर के प्लांट की। क्या है कि हम लोग सब कोई चाहते हैं घर के अंदर प्लांट लगाएं, लेकिन घर के अंदर प्लांट लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? कि प्लांट को रोशनी दरकार होती है, और वो रोशनी नेचुरल हो तो बहुत अच्छा है। आजकल आर्टिफिशियल लाइटिंग भी आ गई है, लेकिन सब कोई तो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और हवा की जो ह्यूमिडिटी है वो दरकार होती है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग कुछ बालकनी वाले जो प्लांट हैं उसको घर के अंदर रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि उसको थोड़ा रोटेट करें। एकदम घर के अंदर नहीं रख के उसको खिड़की के पास रखें, जहाँ पे थोड़ी हवा आती हो, थोड़ी रोशनी आती हो। तो कुछ एक प्लांट हैं जो कि अंदर के वातावरण में कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा उसको बालकनी में ले जाइए इस तरीके से। तो जो घर के अंदर प्लांट रह सकते हैं उसमें एक कैलेडियम है, ये बल्ब से होता है।
आपका ये स्पैथीफाइलम है, ये हो सकते हैं, ये सब स्पैथीफाइलम है, ये बहुत अच्छे हैं, इसको आपको घर में लगाना चाहिए। ये प्यूरिफाइंग प्लांट हैं आपके। आप ये ऑर्किड और एंथूरियम भी रख सकते हैं। आप ये एग्लोनिमा भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए, सब सारा ट्रायल एंड एरर का मेथड होता है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं क्या, दुनिया में कोई भी आपको 80% से ज़्यादा एक्यूरेसी से बता नहीं सकेगा। 20% आपको खुद अपने जजमेंट से, अपने इंटेलिजेंस से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये आपके एग्लोनिमास हैं, ये आप घर में रख सकते हैं। ये मनी प्लांट है, ये आप रख सकते हैं, क्योंकि ये तो पानी में भी रह सकता है, आप इसको एक बॉटल में भी लगा सकते हैं। ये सनसीवेरिया, ये बहुत अच्छा है, ये आप घर के अंदर रखिए। फिर ये सब सनसीवेरिया है, ये सब आप घर के अंदर रख सकती हैं। ये सिंगोनियम है, सिंगोनियम की कई वैरायटीज़ होती हैं, ये सब आप रख सकते हैं। ये कैलेडियम है, ये कैलेडियम है, ये भी हो सकता है घर के अंदर। फिर जो आपको बताया कि आपको अपना जजमेंट यूज़ करना पड़ेगा। सनसीवेरिया में देखिए, ये एक बहुत अच्छा है। फिर आप जो हैं सक्यूलेंट रख सकते हैं, कैक्टस भी रख सकते हैं, कुछ एक वैरायटी के कैक्टस भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से घर के अंदर भी काफ़ी चॉइस है। आप कुछ पाम्स भी रख सकते हैं, जो आपको पहले बताया था, रफेस, एरिका, उसको भी कुछ दिन के लिए घर के अंदर रख सकते हैं केयर दे करके। तो क्योंकि देखिए, घर के अंदर आपको समझना पड़ेगा, आप प्लांट को एकदम प्रकृति से दूर लेकर के जा रहे हैं। घर में जो टॉक्सिन होती है, आपके फ्रिज चलते हैं, आपकी कुकिंग होती है, आप लोग इतने लोग रहते हैं, वहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन छोड़ते हैं, तो ये सब कुछ काफ़ी फैक्टर्स रहते हैं। शहर का पॉल्यूशन रहता है। ये फिलोडेंड्रन की कुछ वैरायटी है, जैसे सिलोन गोल्ड है, सनसीवेरिया तो आपको बताया। फिर आप घर में कैक्टस भी रख सकते हैं। कैक्टस हालांकि ये फुल सन में रहने वाले हैं, लेकिन कुछ एक वैरायटी है, हम इसको इंडोर भी रख सकते हैं। और ये सक्यूलेंट्स हैं, ये सक्यूलेंट्स आपके इंडोर के लिए अच्छे हैं, आप इसको ट्राई करिए। तो इस तरीके से बहुत सारी चॉइस है, लेकिन आपको अपना जजमेंट और अपना इंटेलिजेंस लगाते रहना पड़ेगा। और इसी में आनंद है, इसी में मज़ा है। फ्लैट है तो क्या मज़ा है, जिसमें अपना दिमाग चले, अपना हाथ पैर चले, उसी काम में तो मज़ा है ना। तो अब मैं आपको थोड़ा सा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट के बारे में स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ। तो इधर 17 मिनट है राशि, देखिए। तो मैं थोड़ा सा आपको ये जो है 40 करीब है एयर प्यूरिफाइंग प्लांट, जो कि घर के टॉक्सिन वगैरह सब एब्जॉर्ब करते हैं। ये नासा की रिसर्च के हिसाब से पहले तो हमारा आवाज ज्यादा नहीं। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है भाई साहब। हाँ, तो ये जो है आपके एक प्यूरिफाइंग प्लांट का ये वो है सिंगोनियम, जैसे ये सिंगोनियम हुए, ये मैंने आपको बताया।
और क्या है? ये स्पैटिफाइलम है। ये पैथोस है, ये मनी प्लांट जैसा है। स्पाइडर प्लांट है। एलोवेरा अच्छा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। ये सनसीवेरिया में बहुत वैरायटीज होती है, तो इसको स्नेक प्लांट भी बोलते हैं, मदर इन लॉ टंग भी बोलते हैं। ये सब टनाडू फिलोडेंड्रन है, ये सब भी सब बड़े अच्छे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट हैं। ये फंस हैं, फंस सारे अच्छे हैं। सनसीवेरिया का आपको बताया कि बहुत सारी वैरायटीज हैं। ये आपका ऑर्किड है, इसमें फूल के बिना तो दिखाने में मजा नहीं है। ये जेट प्लांट है, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत हार्डी प्लांट है। जामिया कलकल, जामिया फुलिया है, और ये सब ड्रेसिना है। ये सब मैं आपको सिर्फ एयर प्यूरिफाइंग प्लांट के बारे में बता रहा हूँ। तो लंबा टाटा छोटा, ये सब जो है सनसीवेरिया है। ये भी सनसीवेरिया है। ये जो है ड्रम स्टिक की तरह से लगता है, लेकिन ये भी सनसीवेरिया है। और सनसीवेरिया की कितनी वैरायटी है, ये वो दिखा तो ब्रोमेलिया जो ऊपर है फूल अच्छे। ये ब्रोमेलिया, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग प्लांट है। इसमें क्या है, ऊपर फूल आता है और ये फूल रहता है 1-1.5-2 महीना रहता है, और इसके बाद ये प्लांट मर जाता है, लेकिन अपने कम से कम 2 बच्चे दे करके जाता है। इसमें पानी ऊपर से देना पड़ता है, साइड से नहीं दिया जाता। ऊपर एक कप होता है, उसमें से पानी दिया जाता है। और एक घंटे के कुछ दिए था। ये सफलेरा है, लेमोनिया है, ये सब भी अच्छे प्लांट हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्लांट हैं। आप लोग को आइडिया मिल गया तो मनी रफली अगर आप देखें तो मेन इम्पोर्टेंट जो है एग्लोनिमा, स्पैटिफाइलम, सनसीवेरिया सबसे बढ़िया है, एरिका बहुत बढ़िया है। तो ये सब प्लांट हैं, ये सब बहुत बढ़िया एयर प्यूरिफाइंग प्लांट हैं। और सक्यूलेंट्स भी हैं, लेकिन सक्यूलेंट में वॉल्यूम बहुत कम होता है, लेकिन सक्यूलेंट आपके घर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप जो हैं डाइनिंग टेबल पे एक रख दिया, बाथरूम में एक रख दिया, किचन में एक रख दिया, चेंज करते रहिए। तो छोटे छोटे पॉट में एक अच्छा एक एटमॉस्फेयर बना देते हैं। एंट्रेंस पे जो है वहाँ पे जो टेबल रखी हुई है, एंट्रेंस के टेबल के ऊपर कुछ एक सक्यूलेंट्स रख दिए सेरामिक के पॉट में, तो वो सब अच्छे होते हैं। तो ये आपका, आप लोग बोलिएगा तो मैं आपको ये शेयर कर दूंगा कि इसमें जो है 40 जो मेन फाइकस भी बहुत अच्छा है। फाइकस क्या है, थोड़ा आपका आउटडोर में भी रह सकता है। फाइकस हुआ, एरिका हुआ, ये सब आउटडोर में भी रह सकते हैं। रहने को तो सनसीवेरिया, एलोवेरा भी रह जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होने से बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। और ये सब जितने भी प्लांट हैं, इन सब में पानी बहुत कम लगता है, और इन सब में हम लोग जो है ज़्यादा पानी देते हैं। इन सब में मुश्किल क्या होती है, घर में जो नौकर होते हैं वो सोचते हैं कि ज़्यादा पानी दे दो तो फिर 2 दिन तक नहीं देना पड़ता। या घर में बच्चे होते हैं
उनको बड़ा प्यार आता है, तो प्यार में वो लोग ज्यादा पानी देते हैं। तो ये सब ज्यादा प्लांट्स जो हैं ज्यादा पानी की वजह से बढ़ते हैं। ये सब जो है कल जो है पुष्पा जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, तो मेरे को ये सब बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके संग कुछ दूसरे आइडियाज शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग को बहुत लोग आप लोग उसको फॉलो करते होंगे, लेकिन कुछ एक नए आइडियाज नहीं है, तो मैं आपके संग वो शेयर करना चाहूंगा। अब मैं आपको कुछ आइडियाज बताता हूँ जो आप होम गार्डनिंग में काफी काम में ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये पॉट है, पॉट में आपको कोई जरूरी नहीं है एक प्लांट लगाइए, आप 2, 3, 4 लगाइए, क्योंकि आपको बुश बनाना है। तो हम लोग सोचते हैं कि एक पॉट में एक ही प्लांट लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पिलर है, ये हमारा ड्रेन पाइप है, हम इसको कवर करते हैं। यहाँ पे हमने बोगनविलिया की लता चढ़ा दी है। अब ये लता चढ़ेगी नहीं तो ये सूता बांध दिया है। ये देखिए इनविजिबल सूता है, अब आपको दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए ये सूता, ये 2 सूता बांध दिया है इनविजिबल, और ये इसको चढ़ा देते हैं बीच बीच में, इस तरीके से लपेट करके चढ़ा दिया। अभी ऊपर चल जाएगा। इस सहित हम आपको और भी दिखाते हैं। आइए इधर, ये देखिए ये जो आप इतनी बड़ी भारी लता देख रहे हैं, ये भी लेकिन डोरी दे करके ये ऊपर लिया गया है। इसी तरीके से हम लोग वॉल को भी पूरा कवर कर सकते हैं। जैसे ये देखिए पाम का पेड़ कवर है, इस तरीके से आप कोई भी दीवार कवर कर सकते हैं। तो वो भी आपको दिखाते हैं कवरिंग का। आइए अब ये देखिए, ये वैसे फाइकस है, इसको लेकिन लोग बाग आईवी लता बोलते हैं। तो ये क्या है कि इसको नीचे मट्टी में एक लगा दीजिए। अब जैसे ये जो है 2-3 प्लांट हैं, और ये दीवार पकड़ करके ये चढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। अभी ऐसे कुछ जितना भी हम काट देंगे, काट करके हर एक नॉट से एक नया प्रोडक्शन हो सकता है। यानी कि इतने से उसमें हम और 10-15 प्लांट बना सकते हैं। आपको कोई अगली एरिया कवर करना है तो इस तरह से आप पेड़ लगा सकते हैं। इससे आप फेंसिंग बना सकते हैं। ये देखिए हैंगिंग बास्केट है, ये बड़े कन्वीनियंट होते हैं। बस इसमें यही है कि आप इसके ऊपर जब पानी डालिएगा तो पानी नीचे गिरेगा। तो अगर आप इसमें वाटर प्लांट लगा सकते हैं तो अच्छा होगा, नहीं तो इसमें पानी देते समय थोड़ा केयरफुली पानी देना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे से पानी टपके नहीं। ये देखिए बालकनी के लिए कितना अच्छा लग रहा है, बालकनी के लिए कितना अच्छा आइडिया है। अगर आपके पास जगह है तो बढ़िया होगा बड़े पॉट यूज़ करें।
बड़े पॉट में क्या होता है कि पेड़ को बढ़ने की जगह मिलती है, आपको खाद देने की जगह मिलती है, पानी रिटेन करता है, और प्लांट जब झाड़ होता है तो नेचुरली कितना सुंदर लगता है। ये देखिए ना, ये सब बड़े हो गए हैं इसी में। और एक पॉट में देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 प्लांट लगाया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग ये सब आइडियाज हैं आपको जानने। देखिए इसमें 7 8 लगा दिया है। ये जो देख रहे हैं आप, इसमें भी कई पेड़ लगाए गए हैं। ये सब देखिए सब। अब इसको जो है हम लोग मानसून के पहले यहाँ से काट देंगे, इस लेवल से काट देंगे, एकदम पूरा ये झाड़ हो जाएगा। इसके लिए संग भी वही करेंगे। ये भी कटने वाला है। अभी मानसून आ रहा है, अगले महीने 1.5 महीने में मानसून आ जाएगा, तब तो इसका ग्रोथ इतना हो जाएगा और ये एकदम बुश हो जाएंगे। बड़े पॉट में ये छत पे भी अगर हम लगाते हैं तो गिरेंगे नहीं, छोटे पॉट होंगे तो गिर जाएंगे। तो ये इस तरीके से ये सब जगह ये लगाएंगे साइड में। ये सब फार्म है, ये टाइकोस्पर्मा फार्म है। और फिर जो है आर्टिफिशियल भी खराब नहीं है, क्योंकि इससे तो कितना ऑक्सीजन मिलेगा, कम से कम इससे लुक आता है, मेंटेन नहीं करना पड़ता है। रियल ग्रास को तो बहुत मेंटेन करना पड़ता है। फिर ये जो अपने मुंडेर है, इसके ऊपर इस तरीके से ये पॉट लगाया गया है, क्योंकि इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये नीचे गिरने का डर रहेगा। जोर से हवा आएगी तो ये गिरेगा। तब इसको ऐसे बना करके रख दिया है, और थोड़े ये प्लांट बड़े हो जाएंगे तो इनको नीचे लटका दिया जाएगा। बाहर से एक झालर जैसी दिखाई पड़ेगी। के दोनों साइड में हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। मैं सब व्यवधान के लिए माफी चाहूंगी। हाँ हाँ बोलिए। ये रूफटॉप है, लेकिन टाइम हो रहा है, 4:30 बजने वाले हैं। बस दिखाऊंगा। तो इसमें अभी और भी बड़े बड़े पेड़ लगेंगे। और ये देखिए, ये जो है तो क्या अभी रोक देना है? जी जी भाई साहब, क्योंकि हमारे पास टाइम की बाउंडेशन है, तो आपको फिर हम, आपका विषय बहुत बृहत है, आपके लिए स्पेशल हम 2 घंटे का एक दिन वेबिनार रखेंगे, तब पूरी डिटेल आपकी समझेंगे। बहुत आपको सच में लोग ग्रीन गुरु यूं ही नहीं कहते हैं, आपने तो बहुत विशेष जंगल का जंगल लगा रखा है। तो उसके विषय में डिटेल जानकारी हम आपसे तब चाहेंगे कि किस तरह हम अपनी कम स्पेस में लैंडस्लाइड बना सकते हैं। आपने जैसा मुझे बताया था कि इसके विषय में आप जानकारी देंगे। किचन गार्डन हम थोड़ी सी जगह में गमलों में हम कैसे अपनी एक फैमिली के लिए सब्जियां उगा सकते हैं। तो इसके लिए एक दिन बिल्कुल 2 घंटे का वेबिनार हम रखेंगे आपके साथ, तब डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज तो आपकी झलक हम लोगों ने देख ली थोड़ी थोड़ी कि जो कहते हैं ना कि परिचय एक आपका पाया है आज हमने। तो ये पर्यावरण की पूर्व संध्या पर पर्यावरण दिवस है कल, तो आपसे सॉरी, मैं बीच में व्यवधान के लिए सचमुच माफी चाहती हूँ, क्योंकि टाइम के हाथों हम सब बंधे हुए हैं। और हमारे साथ मीनाक्षी जी हैं, वो खान पान के बारे में बताएंगी।
तो उनसे हम सुनना चाहेंगे। और भाई साहब बिल्कुल जल्द ही हम आपसे फिर मिलेंगे। नहीं, और मैंने ये 5 दिन का मैं कोर्स करा रहा हूँ होम गार्डनिंग के ऊपर। अच्छा 13 तारीख से हिंदी में। अच्छा तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो 5 दिन का कोर्स करें, बहुत बढ़िया कोर्स है। ये जो कुछ वीडियो मैं आपको दिखाया हूँ ये उसी कोर्स के वीडियो हैं। अच्छा हाँ, तो वो जो है आप लोग उस कोर्स में जो इंटरेस्ट लेना चाहें, अब जैसे मैं सिर्फ और 2 मिनट चाहूंगा कि उसमें 5 दिन में 2 घंटे में बहुत सारा सब दिखाते हैं। मैं कोई वीडियो पूरा नहीं चलाऊंगा, जस्ट आपको एक झलक दिखा दूंगा जो कि आप लोग को आइडिया लगे कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। खबर पूछिए। आप अपना फोन नंबर चैट बॉक्स में अवश्य दे दीजिएगा भाई साहब। कुछ लोगों का मैसेज है कि वो आपका ये कोर्स करना चाहेंगे, तो आप अपना फोन नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हाँ, मैं फोन नंबर दे दे रहा हूँ जी। और मैं लिंक भी दे दे रहा हूँ जहाँ पे कोर्स का सारा डिटेल है। जी तो ये जो मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है, इसमें क्लिक करने से सारा डिटेल मिल जाएगा। जी, आप लिंक शेयर कर दीजिए हाँ हाँ चैट बॉक्स में। ठीक है, तो मैं अपना प्रेजेंटेशन रोक रहा हूँ। जी 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 भाई साहब, आज के लिए हम यहीं पर विराम लेते हैं। इस पेड़ पौधों की जानकारी के लिए, और अब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम जानकारी के लिए इनवाइट करेंगे मीनाक्षी जी को। पर उससे पहले हम हमारी खेतराजपुर शाखा की बहन अनीता जालान को चाहेंगे कि वो इनके विषय में परिचय दें। अनीता जालान जी। ओके। खेतराजपुर शाखा की सह सचिव अनीता जालान जी। जी 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 जी। सभी मित्रों को तहे दिल से नमस्कार। आज के कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि हैं मीनाक्षी अस्थाना जी, जो कि प्रेसिडेंट है लाडली फाउंडेशन उत्तर प्रदेश बरेली की, जिनके तहत कई प्रोजेक्ट हैं। सेव वाटर, हीलिंग इंडिया, हेल्दी इंडिया, पल्स ऑफ पॉस, फीडिंग इंडिया एवं वसुंधरा का महासिंगार जैसे कई प्रोजेक्ट में कार्यरत हैं। भोजन से कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, आइए जानते हैं उनके विचार। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी अस्थाना जी, आपका बहुत संक्षिप्त परिचय हमने दिया है, बहुत वृहद परिचय आपका है, और अब सीधे आपको इनवाइट करते हैं, टाइम ना गवाते हुए आप हमें गाइड करें। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत तल्लीनता से श्री दिनेश जी का ये सब प्रेजेंटेशन सुन रही थी और मुझे बहुत ही आनंद आ रहा था, क्योंकि मैं भी अपनी बालकनी में अपने घर में छोटे पौधों को रखती हूँ। बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, बट रियली आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग एंड प्लांट्स। तो मुझे काफी नई चीजें सीखने को मिली आपसे। यहाँ पे मैं एक जानकारी ये शेयर करना चाहूंगी कि हमारे बरेली में रेलवे क्रॉसिंग पर एक ओवर ब्रिज बन रहा है, और वहां पे सर्विस लेन बनाने के लिए लगभग 44 पेड़ों को काटना था, और मैडम ये 44 पेड़ लगभग 50 साल पुराने थे, और कष्ट भी हो रहा था। सारी जो प्रक्रिया थी, सरकारी प्रक्रिया काटने की, उनको पूरी हो चुकी थी, लेकिन हमारे बरेली के लोगों ने, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं,
उन्होंने ये निश्चय किया कि हम सर्विस लेन तो बनाएंगे ही, लेकिन साथ में 44 उन छायादार पेड़ों को नहीं कटने देंगे। हम लोगों ने एक मुहिम पर चलाई उनको ट्रांसलोकेट करने की, और उन 40 पेड़ों को जो सर्विस लेन के रास्ते में आ रहे थे उनको ट्रांसलोकेट किया गया, और ट्रांसलोकेट करने के साथ साथ अब उनमें छोटे छोटे पत्ते निकलने लगे हैं और लगभग 80% उसका सर्वाइवल रेट। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है जो कि हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं सरकार के। हालांकि मेरा विषय थोड़ा सा अलग है, किंतु मैं ये जानकारी शेयर करना चाहूंगी। मैंने सतीश जी का जो देखा एरिया, उन्होंने वास्तव में बहुत ही रिमार्केबल, बहुत कमेंडेबल काम किया है, और इतनी अच्छी वैरायटीज मुझे वहाँ पे पाम ट्रीज की देखने को मिली कि दिल खुश हो गया। जब इनका भाई साहब का 2 घंटे का वेबिनार करिएगा तो मुझे जरूर आमंत्रित करिएगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अपनी सभी बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ मैं इस बागवानी को, इस पर्यावरण को अब मैं जरा घर के अंदर लेकर आऊंगी, किचन तक लेकर आऊंगी, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि अगर हम प्रकृति से प्रेम करते हैं तो निश्चित रूप से हम खुद से भी प्रेम करते होंगे, और अपने परिवार से प्रेम करना तो लाजमी है, बनता है, सब लोग करते हैं प्रेम, और सब लोग ये चाहते हैं कि उनका परिवार, उनके बच्चे स्वस्थ रहे। तो 4 लाइनें मैंने लिखी है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। राम युग में दूध मिले और कृष्ण युग में घी। राम युग में दूध मिले और कृष्ण युग में घी। कोरोना युग में काढ़ा मिले। अजीब सी एक आ गई है हम लोग के सामने विषम परिस्थिति कि हम लोग तो सनातनी संस्कृति के रहे हैं, और शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन, ये हम लोग शुरू से ही अपनी दिनचर्या में, शुरू से ही अपनी जीवन शैली में अपनाते रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि अब हमें काढ़ा पीकर डिस्टेंस बनाकर जीना पड़ रहा? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई चूक रही होगी। अब कुछ कह सकते हैं कि हाँ भाई ये विषाणु है, और विषाणु आया और हमें बहुत कुछ सिखा के चला गया। तो उसके लिए भी 4 पंक्तियां ये है कि जब दुनिया लेके बैठी है बड़े बड़े परमाणु, तब मार गया उसको छोटा एक विषाणु। कहीं ना कहीं उस जीवन शैली में जब परिवर्तन आया और हमने अपनी उस संस्कृति को छोड़ा और कहीं ना कहीं अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने की कोशिश करी, सो कॉल्ड मॉडर्निटी अपनाई, तो उसका असर हमारी सेहत पर, उसका असर हमारे खान पान पर जरूर पड़ा, क्योंकि हमने हेक्टिक वेज अपनाए। हमने ये सोचा कि हर काम जो है वो तुरंत हो जाए, वो 2 मिनट की मैगी वाला मामला। हालांकि मैं किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगी, लेकिन हमने ये देखा है कि भारतीय सनातन संस्कृति ऐसी अद्भुत है कि हम चाहे वैदिक काल लें, महाकाव्य काल लें, हमें कहीं ना कहीं दूध, माखन, घी, इन सब का वर्णन तो सुनने को, देखने को मिलता ही है। और ये एक ऐसे शुद्ध आहार है जो कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। किंतु ऐसा क्या हुआ पिछले 1.5 साल में कि कोरोना युग में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, संक्रमण से हमको मुक्त रहने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ रहा है, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, और कितना डर डर के रहना पड़ रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो किचन है वहीं से ही हमारे पास इन सब चीजों के, इस संक्रमण से निपटने की शक्ति और आहार भी यहीं से मिल रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्व में जो प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी हम में थी,
उसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे खान पान से था, हमारे रिलैक्स्ड लाइफ स्टाइल से था, जो कि हमने कहीं भागम भाग में, जिंदगी की भाग दौड़ में और अपने आप को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने के चक्कर में कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया। बहुत थोड़ा सा अगर हम देखें तो वैदिक काल में ही हमको ये देखने को मिलता है। हम लोग सब जानते हैं कि 3 प्रकार के भोजन होते हैं, जिसमें सात्विक, राजसी और तामसिक। लेकिन राजसी और तामसिक इन दोनों आहारों से कहीं भिन्न, कहीं उच्चीकृत, कहीं ज्यादा सबलाइम और आनंददायक सात्विक और शुद्ध आहार है, वो हमारे किचन में हमारी माताएं बहनें ही बनाती। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी इन तीनों प्रकार के भोजन की व्याख्या की है, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने व्याख्या सात्विक भोजन की ही की है। तो संक्षेप में ये भी जानना जरूरी है कि शुद्ध सात्विक भोजन क्या है, यानी कि वह आहार, वह भोजन जिसमें सत्व, जिसमें शुद्धता, यानी जिसमें शुद्ध तत्वों का समावेश हो, जिसमें शुद्ध तत्वों की प्रधानता हो, वही शुद्ध सात्विक आहार कहलाता है। शायद हम लोगों में, सब लोगों ने, कोई भी ऐसा रहा होगा जिसने नाश्ते में अपनी मम्मियों के या दादियों के हाथ के बने हुए नमक के पराठे दूध के साथ न खाए हों। खाते थे, खूब मेहनत करते थे, पैदल चलते थे, सारा काम स्वयं करते थे, मशीनों का कम हमारे जीवन में योगदान था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे, जैसे जैसे हम मॉडर्न बनने लगे, वैसे वैसे सबसे कम समय हमने अपने आहार को देना शुरू किया। जल्दी हो जाए बस। अब योग और आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि ऐसा शुद्ध सात्विक भोजन हमारे जीवन को, हमारे स्वास्थ्य को शुद्ध, निर्मल, स्वस्थ और शक्तिशाली बनाता है। हमारे तन और मन को शक्तिवर्धक और प्रसन्नता से युक्त कर देता है। जबकि तामसिक भोजन बेशक स्वादिष्ट लगे, थोड़ी देर के लिए हम उसका आनंद ले लें और उसकी वाहवाही कर दें, लेकिन एक अरसे के बाद हमारे पेट की जितनी भी बीमारियां होती हैं वो इसी भोजन की देन होती हैं, और वहां से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता निश्चित रूप से कम होनी धीरे धीरे शुरू हो जाती है और हमें अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहली एसिडिटी। यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि शुद्ध सात्विक आहार उत्तेजना रहित होता है, स्वच्छ है, अशुद्धियों से मुक्त है और हमारे व्यक्तित्व को निर्मल और शांत बनाता है, हमारे मन को तृप्त करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। फिर हमें ऊपर से कितने विटामिन्स, कितने मिनरल्स लेने की शायद ही आवश्यकता हो। हमने बचपन में सुना था, मेरी मम्मियां वगैरह कहा करती थी कि 1 गिलास दूध सुबह और 1 गिलास दूध शाम को, रात को अगर सोते समय कोई पीता है तो उससे ज्यादा स्वस्थ व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। जबकि आजकल अगर हम अपने बच्चों को दूध ऑफर करते हैं तो हमें उनको तरह तरह से बनाना पड़ता है, तरह तरह से हमें उनके जो है वो थोड़े से बातें भी सुननी पड़ती हैं, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो हमें दूध पिलाने में परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि आदत उनकी पड़ गई है फास्ट फूड की, जंक फूड की। अब यह है कि शुद्ध सात्विक भोजन सामान्य और पारंपरिक विधियों से बनाया जाता है। यहाँ मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि जैसे ही प्रेशर कुकर ने हमारे किचन में एंट्री ली, वहां पर हमारे किचन में उसने समय को तो सेव किया, लेकिन वो खाना, वो दाल जो हमारे यहाँ पतीलियों में बना करती थी, यहाँ ये ना समझा जाए कि मैं एक पारंपरिक तरह से बात कर रही हूँ और मॉडर्निटी के खिलाफ हूँ, लेकिन ये तो सच है। ये तो हमें मानना पड़ेगा कि जो दाल उस पतीली में बनती थी
और उसके ऊपर का झागदार अगर निकाल के अलग रखा जाता था, वो दाल गलती थी, जबकि प्रेशर कुकर में दाल फटती है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का हमारे जीवन में असर पड़ा, और वो प्रक्रिया भी इतनी अच्छी होती थी। मेरा सौभाग्य है कि मैंने अपने बचपन में ये सारी चीजें देखी हैं, और कोशिश मैं अभी भी यही करती हूँ कि अपने किचन में जब मैं खाना बनाऊं तो बहुत सिंपल खाना बनाऊं, और उसमें बजाय चीजों को फटने का मौका कम मिले, गलने का मौका ज्यादा मिले, बाद में एक चीज जरूर लगा देती हूँ। हो सकता है मेरी अपनी ये शैली हो, लेकिन हाँ मैं ऐसा करती हूँ। तो शुद्ध भोजन जो है वो हमारी भारतीय परंपरा में बहुत अहम माना जाता है, जिसका संबंध भोजन पकाने वाले की भावनाओं से भी होता है। कहते हैं कि जब रुचि से कोई काम किया जाता है, भोजन बनाते समय बनाने वाले की भावनाएं बहुत मायने रखती हैं, कितने प्रेम से, कितने अपनेपन से वो बना रहा है, तो ये बहुत चीजें मायने रखती हैं, और उस भोजन का स्वाद ही बिल्कुल अलग होता है। शुद्ध भोजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है, साग, सब्जी, फल, अनेकों चीजें ऐसी हैं जो कि प्रकृति से हमें मिलती हैं और हमें शुद्ध मिलती हैं। अभी ये मान लो कि हाँ, अभी थोड़े से हम लोग के जो शहर हैं, यहाँ से हम लोग का सौभाग्य है कि हमें गांव से सब्जियां सीधे मिल जाती हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसा नहीं हो पाता। ये मैं जानती हूँ, मेरे बच्चे भी दिल्ली वगैरह में रहते हैं, वहाँ उनकी कठिनाइयां मैं देखती हूँ, जानती हूँ। लेकिन हाँ, जो सब्जियां, जो हरी सब्जियों में स्वाद है, जो घर के बनाए हुए खाने में जो स्वाद है, या जो भी चीजें हम अपने हाथ से बना के बच्चों को ताजा खिला के दे रहे हैं, उसका तो कोई उदाहरण कहीं और दिया ही नहीं जा सकता। यानी फिर शुद्ध भोजन क्या हुआ? शुद्ध भोजन वो हुआ जो कि फाइबर से भरपूर हो, विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब का जो परफेक्ट बैलेंस है, वो हमारी पारंपरिक सात्विक थाली में ही मिलता है देखने। बाकी हम लोग अगर चाहते हैं कि भाई, मैं ये भी नहीं कहती, इसके खिलाफ नहीं हूँ कि हमें होटल का खाना नहीं खाना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये अपनी अपनी व्यक्तिगत पसंद के ऊपर निर्भर करता है। फिर कुछ मजबूरी भी होती है, बाहर बच्चे रहते हैं, उनको ये चीजें नहीं मिल पाती, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह से हम मैनेज कर लेते हैं। लो फैट खाना, भोजन में फैट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और यहाँ पर जब हम ये देखते हैं कि जब हमने विटामिन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब से मिलाकर एक बैलेंस थाली बनाई है, तो उस खाने के बाद तृप्ति होती है, मन तृप्त होता है, और ऐसा भोजन हमें शांति, शीतलता, खुशी, मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है, सुंदर बनाने के साथ ही साथ हमारे मस्तिष्क को ऊर्जावान, विचारों और भावनाओं को परिष्कृत करने में भी सक्षम होता है। तो शुद्ध भोजन की श्रेणी में मौसमी फल, सब्जियां, दूध, दूध से बने हुए अनेकों उत्पाद, अंकुरित अनाज, ताजे फल, उनका जूस, सूखे मेवे, और शुद्ध या जड़ी बूटियों से युक्त चाय, इनका सेवन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि मन को प्रसन्न करती हैं। यहाँ मैं भोजन को थोड़ा मेंटल इम्यूनिटी से कनेक्ट करने के लिए, जो मेरे होस्ट बैठे हुए हैं, जिन्हें मैं सामने स्क्रीन पे देख रही हूँ, उनसे मैं इजाजत चाहूंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी चीज को खा रहे हैं, किसी भोजन को कर रहे हैं, शुद्ध है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज अगर एक इनहार्मोनियस मेंटल स्टेट में खाई जाती है, गुस्से के साथ खाई जाती है, दिमाग में कोई एंजाइटी है, दिमाग में कोई वरी है,
या कोई भी ऐसा इन हार्मोनियस स्टेट से मतलब ये दैट मेंटली वी आर नॉट क्वाइट, वी आर हैविंग सम वरी, वी आर हैविंग सम एंजाइटी, या कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जिसका असर सीधे हमारे शुद्ध भोजन को भी पेट में पहुंचते पहुंचते तक अशुद्ध बना देता है। और फल क्या होता है, उसका नतीजा ये होता है कि हम एसिडिटी, बाइल, इन सब चीजों से ग्रस्त हो जाते हैं। यानी जो शुद्ध भोजन गया था वो जब अशुद्ध मानसिक स्थिति में खाया गया तो उसने अपना उतना असर नहीं छोड़ा जितना असर उसको छोड़ना चाहिए। मैं अपनी बहनों से इस चीज का निवेदन करूंगी, और आप लोगों को सबको मैं देख रही हूँ, आप लोग सब इतने अच्छी तरह से चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आप लोग बहुत ही खुश मिजाज लोग हैं। मुझे देख के बहुत ही आनंद आ रहा है, चेहरों पे मुस्कुराहट, और आप लोगों के मतलब कार्य करने का तरीका, ये सब इस चीज को शो कर रहा है कि आप लोगों ने अपने घरों में बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही श्रम करके अपने परिवार को बहुत ही अच्छी तरह से रखा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ एक भोजन का जो मैंने बताया कि मेंटल स्टेट से बहुत कनेक्शन है, एक किताब का उल्लेख करूंगी मैं, और वो किताब है हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। तो उसमें पढ़ने का मुझे मौका मिला, काफी टाइम हो गया। उसमें ये कि आप अब भोजन करिए, एक एक्सपेरिमेंट भी है, इट्स अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट देयर, कि आप भोजन कर रहे हैं, आप बहुत ही अच्छा भोजन, टेस्टी भोजन कर रहे हैं, इस बीच में कोई एक अनफॉर्चुनेट न्यूज आ गई और आप एकदम से घबरा गए, और उस घबराई हुई स्थिति में भी वो भोजन हमने कर लिया। थोड़ी देर के बाद हमें ऐसा लगेगा जैसे हमारा स्टमक अपसेट हो रहा है, कहीं हमें गैस्ट्रिक हो रही है, या कहीं वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो पेट में रह गया, तो उसको, उस स्टेज को, उसे भी देखना हो। हमें अपनी मेंटल स्टेट को भी खाना खाते समय, कहते हैं अगर खुशनुमा माहौल में खाना खाया जा रहा है तो हम कुछ भी पचा लें, डाइजेशन हमारा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। भोजन, मेंटल स्टेट, डाइजेशन, ये सारी चीजें जो है वो इंटरकनेक्टेड हो जाती है। शुद्ध भोजन के बारे में, सात्विक भोजन के बारे में आप लोगों से बेहतर और कौन समझ सकता है, जो भी अपने किचन की क्वींस हैं। आप लोग अपने किचन की क्वींस हैं, तो आप लोग सब मेरे ख्याल से वेजिटेरियन ही हैं, और वेजिटेरियन फूड को ही एक तरह से कहा जाए सात्विक आहार कहा जाता है। जो अदर देन है वो तामसिक प्रवृत्ति का हुआ, और तामसिक प्रवृत्ति के भोजन को लेकर, या जंक फूड को लेकर, या इस तरह के जो कि टाइम सेविंग फूड्स हैं, तुरंत वाले जो फूड हैं, उनके साथ हम इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता की उम्मीद कर ही नहीं सकते। टेस्टी है ऑफ कोर्स, but they are not healthy. That food is not healthy. Of course it is tasty. एक छोटा सा मैंने बनाया है जो कि कोरोना और भोजन से संबंधित है, और उसके अलावा किसी प्रोडक्ट का नाम लिए बिना एक थोड़ा सा ख्याल आया था मेरे दिमाग में, मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों से बात करना थोड़ा सा रुचिकर हो जाएगा। कल रात मेरे सपने में आया कोरोना, उसे देख जो मैं डरी और शुरू किया रोना, तो मुस्कुरा कर वो बोला मुझसे बिल्कुल डरो ना, कितनी अच्छी है तुम्हारी संस्कृति, ना चूमते ना गले लगाते, राम राम तुम करते, चरण स्पर्श कर वंदन करते, वही करो ना, मुझसे बिल्कुल डरो ना। कहाँ से सीखा तुमने रूम स्प्रे, बॉडी स्प्रे, पहले तो तुम धूप, दीप, कपूर, लोबान थे जलाते, अब भी वही करो ना,
मुझसे बिल्कुल डरो ना। शुरू से तुम्हें सिखाया हाथ पैर धोकर घर में घुसना, गमछा मुंह पर रख खांसना, छींकना मत भूलो अपनी संस्कृति, अब भी वही करो ना, मुझसे बिल्कुल डरो ना। सादा जीवन उच्च विचार, यही तो है तेरे संस्कार। उन्हें छोड़ पिज्जा बर्गर, उन्हें छोड़ पिज्जा बर्गर, KFC के चक्कर में बिल्कुल पड़ो ना, मुझसे बिल्कुल डरो ना। शुरू से ही पशु पक्षियों को पाला पोसा तुमने प्यार दिया, शुरू से ही पशु पक्षियों को पाला पोसा तुमने प्यार दिया। रक्षण की है तेरी संस्कृति, उसका भक्षण करो ना, मुझसे बिल्कुल डरो ना। यानी कि शुद्ध सात्विक भोजन ही अपनाना है। किचन में वही मसाले, वही हल्दी मिर्च धनिया, वही दालचीनी, वही काली मिर्च, वही लौंग, वही तेजपात, वही हरी सब्जियां, वही फल, सब कुछ वैसा ही शुद्ध सात्विक भोजन। रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ेगी और वही रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें ऐसे समय में इस वायरस से मुक्ति दिलाने में सहायक होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी मैडम, बहुत ही सुंदर कविता है आपकी। क्या बात है। धूप दीप लोबान जलाते वही करो ना, सादा जीवन उच्च विचार और KFC के चक्कर में पड़ो ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सुंदर कविता। जब से मैडम ये सारी चीजें हम लोगों के घरों में आई हैं जी, 2 मिनट मैगी से, और अब जब से ये आने लगे सारे ब्रांड्स हम लोगों के किचन में, थोड़े हम मम्मियों ने भी सोचा कि हमारी भी मेहनत बच रही है, क्या फर्क पड़ रहा है, बच्चे थोड़ा बहुत खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका असर हुआ। छोटे छोटे बच्चों को मैंने डायबिटीज देखी मैडम। 12 साल के बच्चे जो फास्ट फूड खाते थे या कुछ करते थे, उनको जब मैंने डायबिटिक देखा और उनको मैंने बल्कि उसमें देखा सोफे पे बैठकर वीडियो गेम्स और पिज्जा और ये सब खाते हुए देखा, तो मैंने देखा ये बाहर कब निकलेंगे, आउटडोर कब खेलेंगे। फल उनके यूं ही रखे देखे, पिज्जा 2 मिनट में खत्म होते देखा। तो मुझे सोचना पड़ा कि ये सारी चीजें हमारे किचन में जब से आई हैं, तब से हमारा वो कल्चर जो भारतीय संस्कृति थी उसमें कहीं ना कहीं कोई असर पड़ा है। इस कविता को शेयर करिएगा दीदी मुझसे ग्रुप में, तो बच्चों के ग्रुप में डालूंगी। श्योर 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 जी श्योर। तो चलिए, कार्यक्रम को समय भी होता जा रहा है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आज के कार्यक्रम को हम सफलतापूर्वक निर्वाह कर सकने का श्रेय सबसे अधिक तो हमारी साथ में जुड़ी है विनीता जी, बंगाल की सचिव, जो कि हमेशा हमारे प्रोग्राम को रिकॉर्डिंग करके और उसको सही तरीके से मैनेज करके शुरू से लेके अंत तक हम तक पहुंचाती हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद है रिंग रोड दिल्ली मधु जी खंडेलवाल, जिसने आपको हमसे मिलाया, दिनेश राउत जी को हमसे मिलाया, वो माध्यम बनी आपको हमसे मिलाने का और आज हमारे इस मंच पर सभी बहनों के साथ आपके विचार शेयर करने के लिए। तो मधु जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब हमारे बीच हैं हमारी सचिव रेखा जी लाखोटिया, हम चाहेंगे वो उपस्थित हैं तो अपने कुछ वचन हमारे साथ शेयर करें। रेखा भाभी को कोई जरूरी मीटिंग आ गया था तो वो निकल गई है अभी थोड़ा देर पहले। अच्छा, मधु जी हैं, मधु सिंघानिया जी, विनीता जी, देख के बता रही हूँ जी। शायद निकल गई है दीदी। सुशीला जी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जी जरूर 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 दीदी, आपको तो लेंगे। बोलिए। मैं भाई दिनेश जी रावत, उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज जो उन्होंने इन्वायरमेंट के बारे में जो बताया है, मतलब मैं आज सोची थी कि 10-15 मिनट रहूंगी, पर मैं हट ही नहीं पाई। मतलब आज का प्रोग्राम को देख के ऐसे लग रहा था कि कहाँ हैं हम। ये आपकी कलकत्ते में ही है दीदी, दिनेश जी राउत आपके कलकत्ते में ही है।
मैं ये नहीं बोल रही मैं कहाँ हूँ, ये लग रहा है सर, मैं जी। ये बता रही हूँ। और बहुत अच्छा लगा मुझे। और मीनाक्षी जी आस्था, इनका मीनाक्षी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं राजस्थान में पली बढ़ी हूँ। मैंने तो पतीली नहीं, मट्टी की हांडी में भी मेरी मम्मी सब्जी चमकती थी। तो मैं जब छोटी थी तो मैं बोली मम्मी, ये तो मम्मी तो नहीं बोलती थी, मैं बाई बोलती थी। मतलब बाई तो इस मट्टी में बना रही है, टूट जाएगी। वो बोलती थी नहीं बेटा, वो जितनी बार चढ़ाएंगे उतनी बार वो ज्यादा पक के अच्छी हो जाएगी, बोलते निगल जाएगी, वो बहुत अच्छा हो जाएगी। और बाजरे की रोटी इतनी बड़ी बड़ी हाथ से ऐसे बनाती थी और सेक के और चूल्हे के सारे सारे खड़ा कर देती थी। जब हम खाना खाने आते और गरम करती, उसमें इतना सारा घी डाल के और गुड़ डाल के और सारी सब्जी दे देती थी। और ये देखिए, वो घी जितना हम लोग दाल में खाते थे वो पचा भी लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं करना पड़ता था कि कितनी कैलोरी बर्न करनी है, कितनी कैलोरी हुई। खूब बाहर जाके खेलते थे, खूब पढ़ते थे, खूब मेहनत करते थे, मैनुअल वर्क बहुत किया करते थे। और वो जो बाजरे की रोटी आपने बताई या अरहर की दाल में पड़ा हुआ घी, देसी घी बताया, वो सब पच जाता था। उसको पचाने हमें एफर्ट नहीं पड़ती थी। हाँ, मैं प्रेग्नेंट थी तो लास्ट 9 मंथ में मेरी मम्मी रात में जब खिचड़ी बनाती थी मेरे लिए, बोले बेटा अभी खिचड़ी खाओ, नॉर्मल बच्चा होएगा तेरा। खिचड़ी सीजती उसके अंदर घी डाल के और मुझे खिलाती थी। और मैं एकदम साक्षात बैठी हूँ, आपके मेरे 3 बच्चे हुए और तीनों नॉर्मल। और मेरे को पता भी नहीं चला कि मेरे बच्चे कैसे हुए, ये भी नहीं पता था। नहीं, बिल्कुल इतना सही मतलब कह रही है शारदा जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। मेरा फर्स्ट बॉर्न बेबी नॉर्मल डिलीवरी, सेकंड मेरे ट्विंस हैं नॉर्मल डिलीवरी। यस, आज मेरी भी भाभी के ट्विंस हैं नॉर्मल। ईश्वर की कृपा से मेरे शरीर में कोई भी फॉर्सिप नहीं लगा। जो भी बहुत अच्छी बात है। नेचुरल आज है, आपका नेचुरल। जो भोजन बनाने का जो तरीका है, जैसे एक बात छोटी सी कहूंगी, छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मैं ये बोलती हूँ ना, जैसे बोलते हैं ना भोजन माँ के हाथ का, एक मारवाड़ी में कहावत है, जीवनो माँ के हाथ को चाहे जहर हो, बैठनो भाइयों में चाहे बैरी हो। भाइयों में जब उठेंगे बैठेंगे तभी हमारा प्रेम रहेगा, और माँ हमें कभी जहर नहीं खिला सकती। इसलिए मैं इतना ही कहूंगी कि माँ के हाथ का भोजन। अभी मेरा सर्वेंट बीमार है, मैं 5 दिन से खाना बना रही हूँ और एक सब्जी और सुबह दाल बनाती हूँ, रात में अमरस और एक सब्जी बनाती हूँ। और बेटा ऐसे 2 रोटी खाता था, अभी 3 रोटी खाता है और 2 बार सब्जी लेता है। तो मेरी बहू बोलती है, पूर्णिमा बोलती है, बोलती मम्मी आज 3 बार सब्जी लिए थे, नहीं तो इतनी सी खाता है। हम बोले ये माँ का प्यार है। तो यही है, हम जो भोजन बनाते हैं तब हमारा उसके अंदर एक जो आस्था रहती है कि अरे बेटे के लिए थोड़ा सा अच्छा से घी डाल के पूरी बनाऊं, अच्छा से मेरे बेटे कहते हैं कि अगर 2 रोटी के लिए कहा तो मम्मी जो है वो रोटी का साइज बड़ा कर देती है कि 3 मैं तो इतना बड़ा बनाती हूँ। और ये बात मेरी सासू भी बोलती थी कि बेटा कोई बाहर से आता है तो पतला फलका कभी मत बनाना, क्योंकि वो शर्म करेगा कि